टारगेट विद एसडीएम आप सभी का स्वागत है। बिहार पीसीएस का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका डेट दे दिया गया है। टेंटेटिव डेट मतलब क्या, संभावित तिथि 8 अप्रैल को। तो उस एग्ज़ाम में, जीएस के एग्ज़ाम में इस तरह से कुछ प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर आप टिप्पणी कीजिए या संक्षिप्त उत्तर दीजिए, या सीधा निम्नलिखित किन्हीं 5 पर आप या किन्हीं 5 बिंदु पर अपना प्रकाश डालें। तो उसमें कुछ करंट, कुछ मॉडरेट मतलब क्या, कुछ मध्य, कुछ और लेफ्ट, और कुछ साइंस का, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक जो महत्वपूर्ण हो। खास करके अभी 2017-18 में देखा गया है कि एग्जामिनर वो टॉपिक उठा रहा है जो हाल के वर्षों में चर्चा में हो, जैसे कोई योजना हो या कोई प्रमुख व्यक्ति हो जो उस वर्ष चर्चा में हो, एक साल पहले वो चर्चा में हो। तो इस तरह से हम लोग आज 3 टॉपिक को लिए हैं, एक नया संसद और दूसरा कोविड-19 और एक बिंदु हम लोग लिए हैं। यह 3 बिंदु पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला बिंदु क्या है। नया संसद भवन आपको यहाँ पर ऐसे देता है, तो नए संसद भवन की ज़रूरत क्यों पड़ी, या वो ऐसे पूछ सकता है कभी। तो यह सिर्फ बिहार जे के लिए ही नहीं है, यह सभी एग्ज़ामों के लिए, सभी एग्ज़ाम की जो तैयारी करें मेरे दोस्त, उन सबों के लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए देखते हैं नया पार्लियामेंट की में ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, लगातार देश की जनसंख्या बढ़ रही है। जिस समय संविधान सभा का चुनाव हुआ था उस समय लगभग 40 करोड़ जनसंख्या था, और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 389 मेंबरों को चुनाव के लिए दिया गया। जब पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ तो 489 सदस्य के लिए चुनाव हुआ, फिर 545, फिर अधिकतम 552 कर दिया गया है, और अंतिम बार 2001 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, 2002 में सॉरी। तो समय समय पर जनसंख्या जितना, जैसे पहले था क्या, जो 7 लाख, प्रत्येक 7 लाख पर एक कैंडिडेट थे कहाँ, पार्लियामेंट में। और वर्तमान में जो समय चल रहा है इस 2021 तक, अभी तक के यदि देखा जाए आंकड़ा, तो अभी वर्तमान समय में 25 लाख व्यक्ति पर एक सांसद है। मतलब क्या, 25 लाख व्यक्ति का एक पार्लियामेंट्री मेंबर नेतृत्व कर रहा है लोकसभा में, 25 लाख पर। तो यह निश्चित है कि आने वाला समय में, कब, तो 2026 तक लगभग आने वाला समय में क्या होगा कि इसकी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। और जैसे मान लीजिए अभी आपके पास 4 घर है और अभी आप 3 भाई हैं, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप तीनों का यदि विवाह हो जाए, फिर आपकी जो आने वाली जनरेशन है, तो वो क्या उस 3 घर में एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित है कि हमें नए घर की ज़रूरत, आवश्यकता अवश्य होगी। तो उसी प्रकार से तो क्या है, जब वो बड़े होंगे तब हम घर बनाएंगे, नहीं, उससे पहले हम घर बनाने की तैयारी करें कि जो ऐसी परिस्थिति ना आए कि यह कहाँ सोए या कहाँ रहें। तो इस कारण से परिस्थिति को देखते हुए, समय को नज़दीक आते हुए देखते हुए सरकार ने यह बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, जो एक नए पार्लियामेंट हाउस का गठन किया जाएगा, एक नए पार्लियामेंट हाउस बनाया जाएगा। सिर्फ संसद भवन ही नहीं बनाया जाएगा, टोटल चीज़ सब फिर से बनाया जाएगा। राष्ट्रपति भवन हो, मुगल गार्डन, मतलब जितना भी चीज़ है, जितना मंत्रालय, कार्यालय, ऑफिस है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, प्रधानमंत्री हाउस है, वो सभी फिर से बनाया जाएगा। और यह एक अच्छी पहल भी है। और सरकार का यह कहना है कि 75वीं वर्षगांठ जब हमारे देश की स्वतंत्रता का हो, तो हम सब कुछ अपने हो, मतलब क्या, संसद भवन मेरा अपना हो। मेरा अपना के मतलब यह नहीं कि यह संसद भवन किसी और का है, यह भी अपना ही है, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा निर्मित किया गया है। और दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र हम लोग हैं, तो क्यों ना हमारा अपना संसद भवन हो, क्यों ना हमारे द्वारा इस 21वीं सदी का वो मेरा अपना एक नया अनोखा पार्लियामेंट हो। तो इस संबंध में सरकार ने कदम उठाया। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि किस प्रोजेक्ट के तहत, तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित नई संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को किया गया। इसमें लोकसभा स्पीकर भी उपस्थित थे, रक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, और बहुत सारे अनेक कैबिनेट मंत्रालय, कैबिनेट मंत्री उपस्थित थे। और सभी धर्मों के जो गुरु होते हैं वो सभी भी वहाँ पर उपस्थित थे। और सभी के द्वारा जिनका जो धर्म है, बाइबिल हो, पवित्र कुरान शरीफ हो, रामायण हो, महाभारत हो, भगवत गीता हो, जिनका जो धर्म है उन सभी से वो वहाँ पर मंत्रोच्चारण करवाया गया। अपने अपने रिलीजन के अनुसार वो लोग वहाँ पर किए थे। नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को किया गया। मौजूदा संसद भवन की आधारशिला फरवरी 1921 को रखी गई थी। अभी जो संसद भवन है वर्तमान समय में, उसका आधारशिला कब रखा गया, तो 1921 में रखा गया। और इसका उद्घाटन 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। मतलब क्या, लॉर्ड इरविन के द्वारा, जो पार्लियामेंट अभी वर्तमान समय में है उसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक, 26 से 31, यह भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसलिए गांधी इरविन समझौता भी हुआ था 5 मार्च 1931 को, तो यह भी यहाँ से याद रखेंगे। तो कौन होगा, गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम जानते हैं हम, तो वही लॉर्ड इरविन है यहाँ पर भी। लॉर्ड इरविन
देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में सांसदों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि के लिए लोकसभा व राज्यसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होनी है। सही बात है। इसके लिए सीटों का परिसर 2026 में होना है। सीटों का आवंटन कब 2026 में सीट को फिर से बढ़ाया जाएगा। इस नए मतलब क्या नया जो पार्लियामेंट हाउस बनेगा उसका आकार कैसा होगा, तो इस नए त्रिभुजाकार भवन का डिज़ाइन HCP डिज़ाइन एंड प्राइवेट लिमिटेड जो अहमदाबाद मतलब कि जो गुजरात की जो कंपनी है वो करेगी, इसकी डिज़ाइन का निर्धारण करेगा। और यह बनेगी कहाँ, तो पुराना जो अभी जो वर्तमान का जो संसद भवन है उसके जस्ट सामने यह बनेगी। और इसका आकार कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव बेस यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन का आकार कैसा होगा, त्रिभुजाकार। और इसका डिजाइन कौन करेगा, तो यह भी पूछा जा सकता है। तो HCP डिजाइन एंड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह तैयार किया जाएगा। लोकसभा कक्ष में 888 तथा राज्यसभा में 384 सदस्यों की व्यवस्था होगी। कुल कितने सदस्यों की, तो लगभग 1224 सदस्यों की नया जो संसद भवन बनेगा उसमें बैठने की व्यवस्था होगी। और वर्तमान समय में अभी लगभग 800 संसदों की बैठने की वर्तमान समय में व्यवस्था है पार्लियामेंट में। नए संसद भवन का निर्माण देश अपनी 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता का जब मनाएगी तब तक यह लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक इसे पूरा कर लिया जाए, इस नए पार्लियामेंट भवन को। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर कुछ रोक भी लगाया गया है, मतलब क्या पर्यावरण को आधारित मानकर ऐसा किया गया, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पहले ही यह कह दिया गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का नया गाइडलाइन जारी नहीं होता तब तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा। फिलहाल केवल आधारशिला रखने का कार्यक्रम 10 दिसंबर को संपन्न किया गया, बस सिर्फ आधारशिला रखा गया। अभी कोई भी निर्माण कार्य सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने तक शुरू नहीं किया जाएगा और ना ही किसी प्रकार की तोड़फोड़ की जाएगी और ना ही पेड़ काटने से कोई कार्य किया जाएगा। यह भी यहाँ से याद रखेंगे। तो इस तरह से हम कुछ 5-10 शब्दों को हम वहाँ पर लिख सकते हैं। यह UPPCS या UPSC का मेंस नहीं है जो आपको 500-600 शब्दों में लिखना है, बस शॉर्ट फॉर्म 5 से 10 लाइन में आपको लिख के निकल जाना है। नेक्स्ट है कोविड-19 का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, मतलब क्या कोरोना महामारी का कहर जो है, कोरोना का कहर, उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसको थोड़ा सा हम प्रयास किए अपने शब्दों में लिखने का, उसको आप लोग देखिएगा। चीन में इस महामारी का जन्म हुआ दिसंबर 2019 के मध्य में और पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलता चला गया। कोरोना महामारी का पूरी दुनिया की तरह भारत में भी कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हुआ। जनजीवन पर तो इसका असर पड़ा ही, व्यापार और तमाम कारखानों के बंद होने से बड़ी आर्थिक चोट भी पहुंची। यह कोरोना महामारी जो आई है, यह ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक 100 वर्ष पर एक महामारी आती है और यह भी एक महामारी ही थी। और हम लोगों के लिए तो यह बहुत ही क्या बोल सकते, दुर्भाग्य बोलिए जो भी कहिए, यह हमेशा याद रहेगा कि हम लोग जैसे बचपन में कहते थे कि जो सब गाड़ी कोई खरीद सकता है, सब गाड़ी रुकता है, लेकिन रेलगाड़ी नहीं। इस बार हम लोगों ने ऐसा देखा कि ट्रेन भी लगातार लगभग 8 से 9 महीने तक लगातार वो बंद रही हो। तो बहुत सारा चीज़ एक इस परिस्थिति में देखने के लिए मिला और नई टेक्नोलॉजी से अवगत होने का मौका मिला। और इस देखिए कहा भी गया है कि जब परिस्थितियाँ मुश्किल हो तो उससे निकलने का रास्ता भी मिल जाता है, बस रास्ता ढूंढने का कला होना चाहिए। और कला तब आएगा आप में जब आप उस रास्ता को ढूंढने के लिए आप कितना अधिक उसके प्रति आप तत्पर हैं। आप तो जितना अधिक आप तत्पर होंगे उतना अच्छा से आप अपने रास्ता को ढूंढ लेंगे आप। तो कोरोना महामारी के दरमियान यही हुआ, देश को हानि भी, वो पूरी दुनिया को हानि भी हुई, लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई व्यवस्थाओं का आकलन भी हुआ और निर्माण भी हुआ और लोगों को घर बैठे बहुत सारा सुविधा, बहुत सारी बातों को सीखने का मौका भी मिला और यह भी आदमी को एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करने का भी बहुत बेस्ट मौका मिला। तो पूरी दुनिया की तरफ भारत भी कोविड-19 के से बुरी तरह प्रभावित हुआ। जनजीवन मतलब आम जनों पर तो प्रभाव पड़ा है, उसके साथ साथ व्यापार और तमाम कारखानों के बंद होने से बड़ी आर्थिक चोट भी पहुंची। सही बात है। स्वास्थ्य संगठन कोविड मामलों को नियंत्रित करने में जुटे रहे, जबकि फार्मा कंपनियों ने इस महामारी की वैक्सीन बनाने में दिन रात एक कर दिए। कोरोना पर रोकथाम के लिए भारत में दुनिया की सबसे बड़ी लॉकडाउन, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश 25 मार्च किया। कहिएगा दुनिया का सबसे बड़ा देश तो जनसंख्या में चीन है, वास्तव में चीन है, लेकिन चीन में पूर्ण लॉकडाउन नहीं हुआ, भारत में पूर्ण लॉकडाउन हुआ, पूरा इंडिया 135 करोड़ देशवासी घर में बंद। कोरोना महामारी के कारण हुए नुकसान का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई 12 मई को। कब किया गया? तो 12 मई। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया यह घोषणा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत। मुफ्त में राशन भी दिया गया छठ पर्व तक, मतलब नवंबर तक मुफ्त में राशन देने के लगभग 80 करोड़ परिवार को राशन दिया गया। ऐसा सरकार की घोषणा है। और
इस महामारी दरमियान बहुत सारे व्यक्ति घर वापसी के लिए लाखों विस्थापित मजदूरों का सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना केंद्र और राज्यों के लिए मानवीय दृष्टि से चुनौती बना रहा। बहुत सारे लोग इधर से उधर अस्त व्यस्त, बहुत सारा कष्ट हुआ। आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को पुनः बहाल करने के लिए अनलॉक की भी घोषणा की गई, 1 जून से प्रारंभ हो गया। महामारी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ने से अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी में कितना, तो 23.9%, जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि जुलाई सितंबर तिमाही की स्थिति में कुछ सुधार के साथ जीडीपी में 7.5% की गिरावट रही। लेकिन भारत में तकनीकी मंदी की चपेट में भी आ गया। बहुत पूरा दुनिया इससे बर्बाद हो गया, पूरा दुनिया, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने छोटे छोटे उद्योग हैं, सभी लोग इससे प्रभावित हुए, अभी भी प्रभावित हैं, अभी भी यह खत्म नहीं हुआ, अभी भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित मामलों का आंकड़ा 1 करोड़ लगभग 10 मिलियन के पार पहुंच चुका है। और अब तो टीका भी चल रहा लगातार, और लगभग सरकार जैसे अभी बोल रही, कल का न्यूज़ है, सरकार बोल रही है कि जो जितने भी मेडिकल कर्मचारी हैं और प्रशासनिक लाइन के हैं, लगभग 1 करोड़ व्यक्ति को टीका दे दिया गया है सरकार के अनुसार कोरोना महामारी का। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वस्त्र गांधीनगर गुजरात से की गई। यह योजना है क्या? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। श्रम योगी मतलब यह योजना असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने, जैसे पान वाले, जूता बनाने वाले, कपड़ा सीने वाले, दर्जी, ठेला पे फल बेचने वाले, छोटे मोटे दुकानदार, चाय बेचने वाले, इन सबों के लिए इस कोरोना महामारी के दरमियान इन सबों के लिए सरकार द्वारा एक योजना लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के तहत लगभग 55 रुपया मासिक आपको जमा करना है, और 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपया पेंशन के रूप में इन्हें दिया जाएगा। यदि इनका डेथ हो जाता है तो इसका आधा इनकी वाइफ को, मतलब 1500 रुपया पर मंथ इनकी वाइफ को दिया जाएगा। 60 वर्ष लगभग, मानिए अभी जो व्यक्ति 18 साल का होगा, 60 वर्ष बाद तो लगभग 42 साल बाद मतलब क्या, लगभग 2055 के आसपास। बताइए 3,000 रुपया का क्या वैल्यू है वर्तमान समय में भी। अभी भी देखा जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति 3,000 रुपया में उसका भरण पालन पोषण सही से नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस योजना का क्रिटिसाइज भी किया गया। बहुत सारे अर्थशास्त्री जो है, इन्होंने इस योजना को नकारा भी और कहा भी यह योजना चालू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं होना भी नहीं चाहिए। और इसमें क्या क्या कंडीशन है कि 55 रुपये यदि आप पर महीना जमा करना है, इसमें क्या प्रत्येक महीना आपको जमा करना है, और आपको जमा करना ये नहीं कि आप नहीं जाइएगा तो नहीं होगा, आपके अकाउंट से खुद डेबिट हो जाएगा, मतलब कि आपके अकाउंट से खुद कट जाएगा यह 55 रुपया। अब मानिए कोई गरीब मजदूर है, अभी जैसे मानिए कोई पेंट करने वाला व्यक्ति है, तो उसका तो दिवाली हो, छठ हो, मतलब कि जब उस ढंग का कोई कार्य हो तब वो उसे मतलब कि कार्य मिलता है और वह तब पैसा कमाता है। लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं तो क्या उसका 55 रुपया, तो यह तो एक तरह से उसके ऊपर कह सकते हैं आप प्रेशर बनाना भी हुआ। और इसमें क्या कंडीशन है कि आपको मिलेगा 3,000 रुपया। यदि आपका डेथ हो गया 60 साल तो आपकी वाइफ को मिलेगा 1500 रुपया, और यदि वाइफ का भी देहांत हो गया तो वो रुपया टोटल रुपया जो आप जमा किए थे वह सब रुपया सरकार का हो जाएगा। वाइफ के बाद किसी को नहीं दिया जाएगा इसमें। तो ये कहाँ शुरू किया गया? गुजरात के गांधीनगर के वस्त्रों शुरू किया गया। यह योजना असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए वही व्यक्ति मान्य है जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच है और जिनकी मासिक आमदनी 15,000 से कम है। मछुआरा भी इसके अंतर्गत आता है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की जो तुलना है वह कहीं ना कहीं APY अटल पेंशन योजना से की जा सकती है। हाँ, अटल पेंशन योजना और इसमें समानता क्या, अटल पेंशन योजना का भी लाभ वही ले सकता है जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष हो। लेकिन अटल पेंशन योजना में एक विशेषता क्या है, जिसमें जैसे इसमें है कि 55 रुपये पर मंथ आपको देना ही है। उसमें क्या है कि त्रिमाही मतलब 3 माह पर, 6 माह पर, साल भर पर आपको जो कंडीशन आपको जो लगे आप जाकर पेमेंट कर सकते हैं, मतलब आपके खाता से काट लिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसी सुविधा नहीं है। दूसरी सुविधा क्या है, दोनों में अंतर क्या है? दूसरा, अटल पेंशन योजना के तहत आप जितना रुपया जमा करते हैं उसके बाद आपको 60 साल के बाद आपको 1 से लेकर 5,000 रुपया तक के बीच में दिया जाएगा। मतलब जितना रेशियो आपका जमा करने का, जितना अधिक आप जमा करो उतना अधिक आप पाओगे आप, 1 से 5,000 के बीच में। लेकिन इसमें क्या है कि 3,000 रुपया ही मिलेगा आपको। और दूसरी बात क्या है कि आपको मिलेगा 60 साल बाद 5,000 रुपया। यदि आपका देहांत हो जाता है तो आपकी वाइफ को मिलेगा वही पेंशन 5,000 रुपया।
यदि उनका भी देहांत हो जाता है तो जितना रुपया जमा किया गया है वह पूरा का पूरा आपके परिवार को मिल जाता है, लगभग 8 लाख 7 लाख जो भी आप जमा किए हैं। लेकिन इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में क्या है कि रुपया आपको मिलेगा नहीं, वह सारा रुपया किसका हो जाएगा, वह सारा रुपया सरकार का हो जाएगा। तो यह भी दूसरी बात, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है यह असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए है, जबकि अटल पेंशन योजना जो है वह सभी सामान्य व्यक्तियों के लिए है, उसमें कोई कैटेगरी नहीं फिक्स किया गया है। तो वहाँ पर भी यह बोला गया कि जो जब APY जब चल ही रहा है तो ये चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, APY भी उतना कारगर नहीं है। बताइए 60 साल बाद, अभी जिसका उम्र 18 साल है, 60 साल का वो होगा 2050-55 तक, उसमें 5,000 रुपया से उसका क्या जीवन यापन होगा। तो ये आप इस तरह से योजना को कभी यदि पूछे कि दोनों में अंतर बताए तो आप 2-3 पॉइंट देकर आप अंतर को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज 2-3 प्रमुख करंट के मुद्दा को देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इसमें कुछ सुधार करने की होगी तो आप वह भी परामर्श दे सकते हैं। धन्यवाद।